लड़के का नाम नात्सु है जो कि एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर रहता है जहाँ पे रोजाना के तौर पे फाइट होना एक आम बात थी। वो एक गिल्ड का हिस्सा था जिसका नाम फेरी टेल था, जिसके अंदर काफ़ी और भी ताकतवर मेजिस रहते थे, पर उन सब में नेत्सु सबसे अलग था। नेत्सु एक रीइंकार्नेटेड पर्सन था जो कि इस दुनिया में जन्म तो लिया था पर उसका बाप नहीं था, जिसके बाद ड्रैगन ने ही उसको पाला और उसे अपनी लैंग्वेज सिखाई जो कि मैजिक लैंग्वेज थी, और उसी के बाद से कैसे ही एक ताकतवर इंसान बना उसकी जर्नी के बारे में है। नेत्सु जो कि बड़ी ही तेज़ स्पीड में एक ट्रेन को पकड़ता है, उसे अपना एक मिशन पूरा करना था, पर ट्रेन के अंदर एक इंडियन 5 साल के बच्चे की तरह उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर उसका साथ देने के लिए उसकी माँ तो नहीं, पर उसका एक अच्छा दोस्त जिसका नाम हैप्पी है वो होता है। वो दोनों अपनी ट्रेन की जर्नी पूरी करते हैं और एक सिटी के अंदर आ धमकते हैं। सिटी के अंदर घूमते घूमते हैं उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसके पास में काफी ज्यादा भीड़ थी। वो भी ये देखने चले जाते हैं कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है, पर वहाँ पे तो एक बदसूरत आदमी खड़ा था जहाँ पे लड़की उसके लिए पागल हो रही थी। ये देख के तो वो काफी ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है। अब सारी लड़कियां ये देख के उदास हो गई थी कि उनका फेवरेट हीरो किसी और को कैसे रोक सकता है, वो उसे पीटती है। नेत्सु को काफी ज्यादा पीटने के बाद वहाँ पे वही हीरो आता है जो कि लड़कियों के बीच में फेमस था। वो उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम इस बच्चे को मारना बंद करो, और उसे अपना ऑटोग्राफ भी देता है, पर वो मना कर देता है और उसे बदसूरत भी कहता है। वापस से लड़कियां उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, पर वो आदमी उन्हें आज रात एक पार्टी में इनवाइट करता है और इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है। पर एक लड़की जिसका नाम लूसी है वो उसके जाल में नहीं फंसी थी। अब हमें एक कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वही लड़की लूसी और उसके साथ में नेत्सु बैठा हुआ था। नेत्सु खाना खा रहा था। ये पार्टी लूसी दे रही थी क्योंकि लूसी ने उसे उस आदमी से बचा लिया। वो आदमी एक चार्म मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मदद से वो लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था और अपनी बातें मनवा रहा था। उसे शुक्रिया अदा करते पर नेत्सु तो कुछ खा रहा होता है, उसका ध्यान किसी और चीज़ पे नहीं था। वो अपनी यैपिंग वापस से शुरू कर देती है बाकी लड़कियों की तरह। वो उसे बताती है कि वो भी एक मेज है पर वो फेरी टेल गिल्ड के साथ एफिलिएट होना चाहती है, इसलिए अभी तक उसे अपना मेज लाइसेंस नहीं मिला है। तो दूसरी तरफ अब वो वहाँ पे उसके बिल्स को रख के वहाँ से चली जाती है। पार्टी उसकी तरफ से थी। अब वो एक बेंच पे बैठी हुई थी। दूसरी तरफ झाड़ियों के बीच में से वही बंदा निकल के आता है जिसने चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वो वहाँ पे आता है वो उस लड़की उसे जाने के लिए कह देती है, पर वो आदमी उसे कहता है पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें वापस से एक डील देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ डिनर करती हो तो मैं शायद से तुम्हें फेरी टेल गिल्ड में ज्वाइन करवा सकता हूँ क्योंकि मैं उसी का ही एक मेंबर हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के जो उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि इंसान अपने ग्रीड के ऊपर काबू नहीं कर सकता था, वो बिना किसी मैजिक के ही किसी से अट्रैक्ट हो सकता था। रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है क्रूज शिप पे जहाँ पे कि वही लड़की जिसका नाम लूसी है वो बैठी हुई होती है। उसके सामने वही मेज भी होता है जहाँ पे कि मेज जो था उसे कंट्रोल करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल तो करता है, पर लूसी खुद को उसके मैजिक से बचा पाती है। वो कहती है कि तुम सीधा मुद्दे पे आओ, तुम्हें क्या चाहिए। पर तभी वहाँ पे कुछ और बदमाश लड़के आते हैं जो कि वहाँ पे आई हुई लड़कियों को किडनैप करने लग जाते हैं, यानी कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड है। अब वो ये देख के अपनी मैजिक का इस्तेमाल तो करती है, पर उससे पहले ही वो बंदा उसके हाथ से उसकी चाबियां फेंक देता है। लूसी अब निहत्ती थी, वो इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चिल्लाने लग जाती है, पर जैसे ही वो चिल्लाती है जहाज तोड़ के वहाँ पे पीछे से हमें दिखाया जाता है नेत्सु आ जाता है। नेत्सु जैसे ही वहाँ पे आता है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है जहाज़ के ऊपर, पर तभी हैप्पी लूसी को बचा के वहाँ से भागने लग जाता है। लूसी को हवा में उड़ाते हुए वो ले जा रहा था, पर मेज उसके ऊपर अटैक तो करता है। उसके अटैक को हैप्पी एक एक करके डॉज भी कर लेता है, पर उसकी मैजिक पावर ख़त्म हो जाती है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं जहाँ पे लूसी तैरते हुए आगे बढ़ती है। वहीं मेज जो था वो नेत्सु को काफ़ी ज़्यादा मारता है। अब लूसी जो थी अपनी चाबियों को ढूंढती है और उन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करती है, जिसमें से एक चाबी का इस्तेमाल करते ही वहाँ पे वाटर स्पिरिट आ जाती है, जहाँ पे लूसी उसे ऑर्डर देती है कि उन्हें किनारे भेज दिया जाए। उसके इस ऑर्डर को सुन के वो शुरुआत में तो वो ऑर्डर नहीं मानना चाहती थी, पर एक वो बहुत बड़ी वेव का निर्माण करती है जिसकी मदद से वो सारे के सारे किनारे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही किनारे की तरफ वो आती हैं वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है जिसने कि लूसी ने समन किया था। हैप्पी खुश था तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नेत्सु जाग चुका था। इतना ज़्यादा पिटने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो अब उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है और एक एक करके उन्हें धोबी पछाड़
पटकी देता है, जहाँ पे कि वो सभी बेहोश हो जाते हैं जो कि आम इंसान थे। वहाँ पे जो सिर्फ बचा था वो था अकेला मेज। इस तरह की ताकत लूसी भी देख रही थी। मेज को लगता है कि ये एक अपोनेंट है, इससे फाइट करना पड़ेगा। हैप्पी भी कहता है नेत्सू इसे हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जहाँ पे उसे लग रहा था कि वो उसे हरा चुके हैं, पर नेत्सू ने तो उसके उस पूरे मैजिक को अपने अंदर निकल लिया होता है और वो वापस से उन्हीं के ही मैजिक का इस्तेमाल उनके ऊपर करने वाला था। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, अपनी मैजिक पावर को वो डबल कर लेता है और उन्हीं के ऊपर वो छोड़ देता है। मोटर्स तो बेहोश हो जाते हैं पर मेज अभी भी जिंदा था। मेज उसे कहता है तो मेरे वॉर्थी ओपोनेंट हो। ये कहने के बाद में दोनों मेजेस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे नेत्सू तो एक मेज था पर वो थोड़ा कम दिमाग का मेज था। इसी वजह से फाइट काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होने लग जाती है। बड़े बड़े मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल उस जगह पे होने लग जाता है। आसपास की जगह पूरे तरीके से नष्ट होने लग जाती है, जहाँ पे नेत्सू अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो अंधाधुन अटैक किए जा रहा था। पूरी जगह अब तहस नहस हो जाती है और वहाँ पे गार्ड्स आने लग जाते हैं। हैप्पी उन दोनों को बचा के अपनी गिल्ड में ले आता है, यानी कि फेरी टेल में। फेरी टेल जिस गिल्ड के बारे में लूसी इतने दिनों से ज्वाइन करना चाहती थी, इन्फॉर्मेशन पाना चाहती थी, वहाँ पे नेत्सू उसका मेंबर निकलता है। नेत्सू वहाँ पे जाता है और सभी को पीटने लग जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों का नाम लेके बाहर आदमी गंदे गंदे काम कर रहा था। इस बात को लेके अब पूरे के पूरे फेरी टेल गिल्ड में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर कोई फाइट करने लग जाता है। लूसी खड़े खड़े देख रही थी कि ये वही गिल्ड है। वहाँ पे अब एक और लड़की आती है जिसका नाम मीरा था। मीरा कहती है कि यहाँ पे ये सब होना एक आम बात है। यहाँ पे वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं जो कि अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते या पावरफुल होते हैं, और ये लोग आपस में इसी तरह ही बातचीत करके अपना मामला सुलझाते हैं। फेरी टेल गिल्ड के बारे में जो भी उसने कुछ सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग था। पर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी शैडो आती है आदमी की, जो कि उन सभी को रुकने के लिए कहता है और नेत्सू के ऊपर पाँव रख देता है। अब वही जो शैडो थी वो लूसी को देखती है। लूसी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। जैसे ही वो छोटे होते हैं वो अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम है जैक। जैक कहने के बाद वो खुद को इस गिल्ड का मास्टर बताते हैं और वो अब सभी लोगों को कहते हैं तुम सभी लोग एक एक करके अपनी जगह पे बैठ जाओ। तुम सभी की गलती कहीं ना कहीं निकलती है। मैजिक एसोसिएशन ने देखो कितनी सारी कंप्लेंट भेजी है तुम लोगों से रिलेटेड। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और वापस से लोगों की सिटीज़ को हानि पहुँचाओ, इसलिए तुम सभी की तनख्वाह में से कुछ कुछ पैसे काटे जाएंगे। इस तरह की बातें सुन के तो वो सभी लोग अब चुपचाप खड़े रहते हैं। तनख्वाह कट रही है और ये लोग अब बस बैठे ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लूसी को भी फेरी टेल गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर लिया जाता है। अब एक एक करके वो वहाँ पे क्वेस्ट पढ़ने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है जो कि जैक को कहता है मेरे फादर यहाँ से गए थे पर वो अभी तक नहीं लौटे हैं। जैक कहता है तो इसमें हमारी क्या गलती है। उसकी सिर की बात सुन के वो लड़का जो कि अपने पापा को ढूंढते हुए आया था वो कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। मुक्का मार के वो चला जाता है। दूसरी तरफ ये होता हुआ नेत्सू देख लेता है, इसलिए नेत्सू सबसे पहले उसके फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो नहीं चाहता है कि किसी के भी फादर अनाथ हो। मीरा उसकी कहानी बताती है लूसी को कि यहाँ पे जब नेत्सू आया था उसके फादर ने उसे अनाथ छोड़ दिया था। उसके बाद एक ड्रैगन ने ही उसे पाला था। उसके बाद में वो ड्रैगन भी कहीं गायब हो चुका था। उसके बाद से नेत्सू अकेला है। उसकी ऐसी बात सुन के लूसी खुद भी हैरान थी। लूसी नहीं चाहती थी कि वो भी अब नेत्सू को अकेला छोड़े। वो एक तरीके से अब उसका दोस्त बन चुका है, इसलिए वो भी उसके साथ उस लड़के के पिता को ढूंढने के लिए चली जाती है। कार्ड के अंदर नेत्सू की हालत खराब हो जाती है, यानी कि वही उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। अब वो बर्फीले एरिया में पहुंच जाते हैं। नेत्सू के पास फायर मैजिक था, इसलिए उसकी बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, पर लूसी जिसकी बॉडी अभी भी एक मोर्टल बॉडी थी उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। नेत्सू उसे वापस से गिल्ड में जाने के लिए कह देता है, पर तभी लूसी एक बहुत बड़ी क्लॉक को समन करती है और उस क्लॉक के समन होते ही वो उसी में ही बैठ जाती है। उसमें बैठ के वो नेत्सू को कहती है क्यों ना तुम मुझे गिल्ड में छोड़ आओ। उसकी ऐसी बात सुन के नेत्सू अकेला आगे जाता है और जोर से उस आदमी का नाम लेता है जो कि बच्चे के बाप का नाम था। पर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइट एप आ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है वो लूसी को पकड़ लेता है और हमें बताया जाता है कि इस वाइट एप का नाम वॉल्केन है। इस स्पीशीज़ को वॉल्केन कहा जाता है। वो लूसी को लेके भागने लग जाता है। उसका पीछा करते करते नेत्सू एक गुफा में आ जाता है जहाँ पे वो फिसल जाता है। वहीं पे वो वॉल्केन जो था वो उन सभी का स्वागत करता है और वो एक तरफ इशारा करने लग जाता है। इसीलिए अब वहाँ पे नेत्सू को आगे जाना पड़ता है कि आखिरकार वो किस तरफ इशारा कर रहा है। पर तभी वहाँ पे वॉल्केन उसे धक्का दे देता है और उसे खाई में गिरा देता है
उसे ऐसे गिरता हुआ देख के लूसी आगे जाके देखती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, पर वो तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो अपनी एक की का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ी मेज को वहाँ पे समन करती है और वो सबसे पहले तो मेज लूसी से ही फ्लर्ट करने लग जाता है। पर अब वो वॉल्कन से फाइट करने तो जाता है, पर तभी वहाँ पे नेत्सू उसके मुंह पे ही लात दे मारता है। वो हार चुका था। हैप्पी ने यानी कि उसके पेट ने नेत्सू को बचा लिया था। अब नेत्सू जो था वो वॉल्कन से फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी वो वॉल्कन जो था उसके ऊपर बढ़ने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि वॉल्कन जो था वो नेत्सू का मुकाबला अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब नेत्सू जो था अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वॉल्कन के ऊपर और भी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है। वो गुफा थोड़ी थोड़ी करके तहस नहस होने लग जाती है। वॉल्कन अपने वेपन का इस्तेमाल करता है। नेत्सू उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो अटैक करते हुए फिसल जाता है और वहीं जब वॉल्कन उसके ऊपर अटैक करने आता ही है कि तभी नेत्सू उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम शायद से अब नहीं बचने वाले। ये कह के वो उसके उस हैमर को मेल्ट कर देता है। उसी की मदद से उसके ऊपर गोलियों से अटैक करते हुए उसके सर पे एक मुक्का मारता है। अब वो जो वॉल्कन था वो धीरे धीरे करके एक ह्यूमन फॉर्म लेने लग जाता है। ये देख के लूसी और नेत्सू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो ह्यूमन फॉर्म उसने ली थी वो उसी बच्चे का पापा था। ये देख के हैप्पी भी हैरान था। वो कहता है इस तरह के मॉन्स्टर जो है वो इंसानी फॉर्म के ऊपर हावी पड़ जाती हैं। शायद से उस बच्चे के फादर के साथ यही हुआ होगा। उस बच्चे का पापा उठ के उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि वो पहले ही 19 वॉल्कन्स को हरा चुका था, ये 20वां था, पर जैसे उसका ध्यान हटा उसने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। लूसी और वो यानी कि नेत्सू उसके पापा को लेके आ जाते हैं। लड़का काफ़ी ज़्यादा रोता है। वो दोनों उसका शुक्रिया करते हैं और वहीं फेरी टेल गिल्ड की तरफ नेत्सू वापस आ जाता है। अब वहीं पे हमारी लूसी ने घर ले लिया था, जहाँ पे नेत्सू का रोज़ाना का आना जाना लगा रहता था और दोनों के बीच में रोज़ाना तौर पे फाइट होने लग जाती थी। अब वहीं पे नेत्सू चाहता था कि उसके साथ लूसी काम करे, उसका एक टीममेट बनके। ये बात सुन के लूसी भी हैरान थी, क्योंकि वो लोग बताते हैं कि गिल्ड के अंदर भी टीम्स बनी हुई हैं जो कि एक साथ मिशन पूरा करती है। लूसी तैयार थी क्योंकि उसके साथ भी कोई नहीं था। वो पूछती हैं तो हमारा अगला मिशन क्या होने वाला है। उसकी ऐसी बात सुन के वो उन्हें एक आदमी दिखाता है जिसके घर के अंदर से हमें एक बुक को चुराना है और उसे जला देना है, इसके हमें पैसे मिल रहे हैं। ये बात तो सुन के लूसी खुश हो जाती है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो हमें शायद से ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पैसे मिलेंगे हम एक अमेरिकन कैपिटलिस्ट बन के काम करते रहेंगे। अब दोनों जने तैयार हो जाते हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए। पर मिशन को पूरा करने से पहले जिसने मिशन दिया है हमें सबसे पहले उसके पास जाना पड़ेगा। वो दोनों कार्ड से होते हुए उस बंदे के पास जाते हैं जिसने मिशन दिया था। दूसरे गांव के अंदर वो सबसे पहले शुरुआत में थोड़ी पेट पूजा करते हैं, बाकी का काम दूजा। वहाँ पे हमें नेत्सू को दिखाया जाता है जो कि खाना तो खा रहा था। लूसी उसके पास में आती है जो कि एक मेड बन चुकी थी। मेड बनने का एक रीज़न ये था क्योंकि जिस घर में वो लोग जा रहे हैं उसके मालिक को सुंदर लड़कियां पसंद है। अब वो उस आदमी के पास जाते हैं जिसने मिशन दिया था। वो कहता है तुम्हें वो बुक नहीं पढ़नी है जो इसको तुम्हें चुराना है, तुम्हें सिर्फ उसे जला देना है। वो उसका 10 गुना पैसा और देने को तैयार है। ये बात तो सुन के हैप्पी, नेत्सू और लूसी तीनों हैरान हो जाते हैं कि एक ही बार में वो अपना किराया, खाने का पैसा सभी भर देंगे फेरी टेल गिल्ड में। वो आदमी कहता है तुम्हें उसके मालिक से सावधान रहना पड़ेगा, उसके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और उसे शक भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। वो तीनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे घर के आगे लूसी काफ़ी देर तक चिल्लाती है कि मैं नई मेड बनने वाली हूँ। वहाँ पे अब ज़मीन फटती है जहाँ पे एक बहुत मोटी मेड आके कहती तो तुम मेड बनना चाहती हो, पर शायद से तुम उसके लायक नहीं हो। ये बात तो सुन के लूसी हैरान थी। वो सुंदर है, उसके पास बॉडी है, उसके पास वो हर एक चीज़ है जो कि एक लड़की में होनी चाहिए, पर उसका मालिक कहता है नहीं नहीं, तुम एक बदसूरत लड़की हो, तुम सुंदर नहीं हो। उसकी ये बात सुन के लूसी का दिमाग फिर जाता है। वो मोटा आदमी कहता है कि सुंदर लड़कियां ऐसी नहीं बल्कि मेरी मेड जैसी होती है। वहाँ पे अब 4-5 बदसूरत औरतें आ जाती हैं जिनकी उम्र अधेड़ उम्र की थी। वो उसकी चिपकने लग जाती है। इस तरह की खूबसूरती तो देख के लूसी रोने लग जाती है, जहाँ पे नेत्सू कहता है अब हमें दूसरा प्लान आजमाना पड़ेगा। अब वो उसकी छत पे जाते हैं, खिड़की को मेल्ट करते हुए वो उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। वो काफ़ी जगह चेक कर लेते हैं पर उन्हें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। वो जैसे ही एक कमरा खोलने वाले थे वहाँ पे वही 4 सर्वेंट्स आ जाती हैं, अधेड़ उम्र की बुढ़ियाँ। उन्हें नेत्सू एक ही बार में बेहोश कर देता है
और मोटी औरत को तो वो उठा के दूसरी तरफ पटक देता है बिना कुछ सोचे समझे। अब वहाँ पे वो एक कमरे के अंदर जाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी थी। उन्हें अभी तक बुक का नाम नहीं पता था, ना ही राइटर का। उन्हें वो बुक खुद ही ढूंढनी थी जो कि बिल्कुल एकदम यूनिक लगी। वो बुक वो ढूंढ भी लेते हैं पर उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। वो एक फेमस राइटर की बुक थी जिसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया था। ये बात जान के वहाँ पे लूसी उसे पढ़ने की बात करती, पर नेत्सू उसे जलाना चाहता था और अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता था। पर लूसी उसे मना कर देती है, नहीं वो ये बुक पढ़ना चाहती है। पर नेत्सू बात करने लग जाता है, वो उसे भी जला देगा जैसे कि भारत के लोग 1800 से पहले किया करते थे। पर तभी वहाँ पे उस घर का मालिक आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि ये बुक यहाँ से गायब हो, पर वो ये भी नहीं जानता था कि ये बुक क्या चीज़ है। वो कहता है ये बुक मैं तुम्हें ले जाने तो देता, पर तुम खूबसूरत नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। तो दूसरी तरफ नेत्सू को गुस्सा आता है। वो कहता है लूसी मुझे वो बुक जलानी है, वो बुक मुझे जल्दी सी दे दो। जहाँ पे लूसी अब उसे पढ़ने बैठ जाती है। वो आदमी ये देख के हैरान था। वो अपने सभी नौकरों को बुला लेता है जो कि कुछ मशीनरीज भी थे। वो वहाँ पे आते हैं जो कि मेजिस को हराने में सक्षम थी। वो कहते हैं हम तो मैजिक फायर वाले मेजिस को हराने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो ये हमारे लिए आम बात ही होगी। जहाँ पे लूसी कहती है इस बुक के अंदर शायद से कुछ सीक्रेट्स हैं, मुझे ये बुक पढ़नी ही होगी, तुम नेत्सू इन लोगों को रोको। अब जहाँ पे लूसी उस बुक को पढ़ने चली जाती है वहाँ पे वो दोनों बंदे जो कि मशीनरी थे वो नेत्सू से फाइट करने लग जाते हैं। नेत्सू के सारे हमले को वो लोग अपने एक तवे के अंदर एब्जॉर्व किए जा रहे थे। और वो कहते हैं अच्छा तो तुम फायर मैजिक यूज़र हो, फिर तो हमारे लिए आम बात होगी तुम्हें हराना, हम तुम्हें जल्दी ही हरा देंगे। वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो आदमी के उस मैंशन को भी तोड़ने धीरे धीरे लग जाते हैं। वो दोनों बंदे एक साथ मिलके नेत्सू के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, पर नेत्सू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर वो चाहे कितने ही अटैक कर ले उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। नेत्सू उसके ऊपर फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो दोनों मिलके एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने तवे के अंदर और उसी तवे के ब्लास्ट को उसी के ऊपर फेंक मारते हैं, यानी कि नेत्सू के ऊपर। पर नेत्सू जिंदा था। ये देख के उन दोनों की फट जाती है। नेत्सू कहता है तो अच्छा तो तुम मेरा अटैक मुझ पे कर रहे थे। ये कह के वो अपनी पावर को एम्पलीफाई करके उनके ओर जला के राख कर देता है जिसका असर बाहर के लोगों को भी देखने को मिलता है। जहाँ पे बाहर भी धुआं फैल चुका था। अब वहाँ पे सोचने लग जाता है कहाँ पे गए वो दोनों। जहाँ पे लूसी को वो मेंशन का बंदा पकड़ लेता है और इसी दौरान वो कहता है मैं तुम्हें वो बुक नहीं पढ़ने दूंगा। ये उसकी बात सुन के लूसी हैरान थी। वो बंदा कहता है इसके अंदर मेरा सीक्रेट मिशन है, शायद से तुम्हें वो भी पता चल चुका होगा, अब मुझे तुम्हें यहीं कैद रखना पड़ेगा। पर हैप्पी के सही वक्त पे आ जाने पे लूसी बच जाती है। जहाँ पे कि हैप्पी उसे कहता है हमें जल्द से जल्द अपने इस मिशन को पूरा करना पड़ेगा, हमें पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं। ये बात सुन के लूसी अपनी की से अपनी एक और वहाँ पे मेज को समन करती है। जो ये चीज़ देखने के बाद में वो भी बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और वो अलग अलग जगह से लूसी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। इसलिए लूसी को अपनी कीज़ को इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने लग जाती है। अब वहीं पे लूसी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने इस राइटर के साथ क्या किया था, मुझे सब सच सच बताओ। जहाँ पे वो मेंशन का आदमी कहता है तुम जान के क्या करोगी, मैंने उस आदमी को अपने ऊपर एक बुक लिखने को कहा पर उसने लिखने से मना कर दिया, इसी वजह से मैंने उसे कैद कर लिया और उसे खुद की लिखी हुई एक सबसे बेकार बुक लिखने को कहा और उसके बाद उसे कैद करके उसे यही काम करवाया। ये शायद से वही बुक होगी, क्या पता इसके अंदर कहीं उसने मेरा कोई सीक्रेट मिशन रिवील कर दिया हो। वो बुक मुझे अगर तुम दे देती हो तो शायद से मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। उसकी ये बात सुन के लूसी कहती है नहीं, इस बुक के अंदर और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये बुक इसके राइटर ने अपने मैजिक से लिखी है, ये बुक इतनी आम नहीं हो सकती है जितना कि तुमने सोचा है। ये बात तो सुन के अब उस आदमी की और भी सटक जाती है कि आखिरकार उस बुक में क्या है जो कि वो नहीं समझ पाया। अब वहीं पे लूसी अपनी मैजिक की का इस्तेमाल करती है। वहाँ पे केकड़ासुर आ जाता है। वो केकड़ा जो था वो अपनी कैंची से उस मेंशन के मालिक के ऊपर अटैक करना तो शुरू करता है, पर भी मालिक अपनी की का इस्तेमाल करके अपनी मोटी नौकरानी को बुला लेता है, जिसके साथ में वहाँ पे हमारा नेत्सू भी आ गया था। नेत्सू को देख के वो हैरान थी लूसी, पर उसे समझ में आ जाता है शायद से जिसको समन किया जाता है अगर उसे किसी ने पकड़ा हो तो वो भी समनिंग रिचुअल के अंदर फंस जाता है। इसी प्रकार नेत्सू भी यहाँ पे आ गया क्योंकि नेत्सू की फाइट के दौरान वहाँ पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब नेत्सू अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी को हराने लग जाता है, जहाँ पे कि मैनर का मास्टर और उसकी नौकरानी दोनों ही हारे जाते हैं। उनका ये मिशन बड़ी ही आसानी से पूरा हो चुका था। वो मैनर भी ज़मीन में धंस जाता है। वो बुक उसके मालिक को दी जाती है।
फिर हमें पता चलता है उस बुक को जलाने के लिए जिसने कहा था वो बल्कि इस राइटर का ही बेटा था। ये बात जान के लूसी भी हैरान थी। वो कहती आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपने फादर की बुक को जलाना चाहते हो, जिसके ऊपर वो बंदा बताता है कि मेरे फादर 3 साल पहले बड़े ही हाफते हुए लौटे और उन्होंने वहाँ पे आके कहा मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने सबसे बेकार बुक लिखी है। ये कहने के बाद उन्होंने खुद का हाथ काट लिया और एक हॉस्पिटल में जमा हो गए, यानी कि एडमिट। और वहीं उसके बेटे ने जब बार बार पूछा तब उसके फादर ने यही जवाब दिया कि वो और बुक नहीं लिखेंगे और ये कह के वो मर जाते हैं। इसलिए वो चाहता था कि वो अपने फादर की बुक को जला दे जो कि उनके नाम पे कलंक बन सकती है। उसकी ऐसी बातें सुन के खुद भी लूसी हैरान थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहता था। उसके फादर की बुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। ये कहने के बाद उसे बताते हैं कि इसके कवर जो है वो एक कोड है, उसे डिकोड करना पड़ता है, उसी के बाद ये बुक बनती है। ये कहने के बाद उसे वो बुक असली बुक में बदल के दे देती हैं जिसका नाम डियर केबी था, यानी कि शायद से ये उसी का ही नाम था। लूसी जो होती है वो कहती है तो अब हमारा वक्त आ गया है पैसे लेने का, पर नेसू बिना पैसे लिए वहाँ से जाने लग जाता है। इस तरह का नरम दिल आदमी देख के लूसी हैरान थी, पर नेसू उसे बाहर जाके बताता है कि मैंने कोई भी नरम दिल इंसान नहीं हूँ, उस आदमी ने नाटक किया था, उसके पास कोई पैसा नहीं, वो बल्कि एक गरीब आदमी है। ये बात तो सुन के लूसी को भी गुस्सा आने लग जाता है। वो जंगल में बैठ के डिनर करते हैं, जहाँ पे कि डिनर करते करते सुबह हो जाती है। वो सुबह अपनी जगह के लिए निकलते हैं जहाँ पे कि वो क्लॉक में जा रही थी। उनके सामने एक झाड़ी हिलने लग जाती है। जैसे ही सामने झाड़ी हिलती है उनकी फटके 4 हो जाती है। पर नेत्सू बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो एक मर्द की तरह अंदर घुस जाता है जहाँ पे कि वो बंदा सुसु करने के लिए ट्राई कर रहा था, जो कि उसी के ही गिल्ड का यानी कि फेरी टेल का एक हिस्सा था जिसका कि नाम ग्रे था। ग्रे और उसका यानी कि नेत्सू का 26 का आंकड़ा है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं, जहाँ पे एक फायर मैजिक और एक आइस मैजिक यूज़र है। ग्रे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, जहाँ पे मैं मुद्दा हूँ तुम वहीं पे आ जाते हो नेत्सू कहता है तो क्या हुआ, हम तो ब्रो लव है ना, जहाँ पे ग्रे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वहाँ पे सबसे ताकतवर मेज आने वाली है, पर तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जहाँ पे कि हैप्पी को पकड़ के कुछ लोग पकाने लग जाते हैं खाने के लिए। इसलिए नेत्सू और उसके साथ में उसका दोस्त यानी कि वही दुश्मन दोस्त यानी कि ग्रे जो था वो उसका साथ देने के लिए कहता है। दोनों मेजेस से फाइट करते हुए हैप्पी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें लूसी भी उनका साथ देती है। लूसी जो थी उसे एक टास्क मिलता है कि हैप्पी को बचाने का, जहाँ पे ग्रे बाकी बंदों से फाइट करने लग जाता है। लूसी हैप्पी को बचा तो लेती है, पर वहीं पे हमें एक प्रॉफिट को दिखाया जाता है जो कि आइस ग्लो का इस्तेमाल करता है और उन्हें डराने की कोशिश तो करता है, पर ग्रे उसे पीट देता है। नेत्सू भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसपास के बंदों को हरा देता है। उन्होंने हैप्पी को बचा लिया था और उन्हें कैद कर लिया था। अब वहीं पे वो लोग अपनी गिल्ड की तरफ बढ़ने की बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे हैप्पी भी उनके साथ में खुशी से जाने लग जाता है। वो सभी अब गिल्ड में आते हैं, जहाँ पे कि नेत्सू रोने लग जाता है कि वो अपने खाने के पैसे कहाँ से लाएगा, वो अब गरीब बन चुका है। लूसी को भी अपना रेंट देना था। लूसी अब काफ़ी सारे क्वेस्ट देखती है जिसमें से कोई भी पूरे नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उनके लेवल के ही नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मिशन थे। नेत्सू उसे के लिए भी उसे मिशन ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों तो पार्टनर बन चुके हैं। पर तभी वहाँ पे मारिया आती है। मारिया कहती है कि मिशन आजकल ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी गिल्ड्स आपस में अपने मिशंस बांट लेती है, इस वजह से उन्हें कम मिशन मिलते हैं। जहाँ पे कि ग्रे और नेत्सू की फाइट वापस से होने लग जाती है। उसी दौरान एक और बंदा गिल्ड का लूसी पे लाइन मारने लग जाता है, पर लूसी की पावर काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए वो पीछे हट जाता है। पर तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि रेजर यहाँ पे आ रही है। उसका नाम सुन के हर कोई अपनी जगह पे डिसिप्लिन में बैठ जाता है। रेजर जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा दांत होता है वो लेके वो आ रही होती है। वो दांत देख के सभी लोग हैरान थे। रेजर कहती है आखिरकार मास्टर कहाँ पे है, जहाँ पे कि मारे बीच में आके कहती है कि मास्टर अभी मीटिंग में है, हमें वेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मारिया से कुछ लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये दांत उसके पास किसका है, जिस पे रेजर बताती है कि एक गांव के अंदर एक मॉन्स्टर था, उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया और एक बहादुर योद्धा के तौर पर उस मॉन्स्टर का दांत गांव वालों ने उसे दे दिया। ऐसी बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे, जहाँ पे नेत्सू रेजर को फाइट के लिए कहने की बात करने लग जाता है। वह दूसरी तरफ वहीं रेजर जो थी जिसका यहाँ पे आने का अपना एक मकसद था, वो सबसे पहले नेत्सू और ग्रे को देखते जो उनकी दोनों आपस में गले मिल के खड़े थे। और मारिया लूसी दोनों हैरान थे, जहाँ पे मारिया लूसी को बताती है
कि ये दोनों अनडिसिप्लिन रहते थे जब भी रेजल यहाँ पे आती थी। इसलिए एक दिन रेजल ने नेत्सु को इतना ज़्यादा पीटा कि वो भीगी बिल्ली बन गया। तो दूसरी तरफ ग्रे, जो कि अपने कपड़ों में नहीं रहता था, अधनंगा इधर से उधर घूमता रहता था, उसे भी उसने काफ़ी ज़्यादा पीटा और वो भी उसके सामने डिसिप्लिन में रहने लगा। ये दोनों ही रेजर से डरते हैं। वहीं रेजल जो थी इन दोनों को अपने साथ एक मिशन पे ले जाना चाहती थी। मिशन का नाम सुन के दोनों लोग हैरान थे, पर नेत्सु को काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी भूख काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो इस मिशन को इनकार नहीं कर सकता था। वो इसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। पर दूसरी तरफ ग्रे जो था वो उसे गुस्से से देखने लग जाता है नेत्सु को, क्योंकि दोनों एक ही मिशन पे जा रहे हैं, दोनों ही दुश्मन हैं। पर ये बात रेजर को नहीं पता। स्टेशन पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लड़ाई तो करते हैं, पर रेजर के वहाँ पे सही समय पे पहुँच जाने पे ये दोनों शांत हो जाते हैं। रेजर अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेके आई थी, ये देख के वो लोग हैरान थे। तो दूसरी तरफ अब ग्रे और नेत्सु जो थे एक के हाथ में हाथ डाल के वो उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। रेजल उन्हें अब चलने के लिए कहती है, जहाँ पे वो लूसी से पहले बात करती है। नेत्सु कहता है हमारा मिशन क्या है, हमारे मिशन के बारे में से थोड़ा तो बताओ। पर रेजल कहती है ये सारी चीज़ें ट्रेन में ही बताई जाएगी। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, वो उससे फाइट करना चाहता था। पर उसी दौरान बीच में ही जो वहाँ पे रेजल थी वो नेत्सु के पेट में एक मुक्का मार देती है, क्योंकि नेत्सु की तबीयत खराब हो रही थी और ख़राब होने से अच्छा है वो बेहोश ही क्यों ना हो जाए। वो उसकी छाती पे एक मुक्का दे के उसे बेहोश कर देती है। वहीं पे ग्रे उससे मिशन के बारे में पूछता है, जहाँ पे कि रेजल उसे मिशन बताती है। वहाँ पे वो एक बहुत बड़े ताकतवर मैजिशियन को ढूंढ रही है, जो कि पहले ग्रुप का हिस्सा था, पर उसके गलत काम की वजह से उसे उस ग्रुप से निकाल दिया गया। पर ग्रुप से निकलने के बाद में उसे अपनी गलतियों पे एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद की ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। एक कैफ़े के अंदर उसे कुछ लोगों से पता चला कि उसके पास एक ऐसी बांसुरी है जिसकी मदद से वो बहुत ही सारे लोगों को एक ही बार में मार सकता है। इस तरह की चीज़ गलत हाथों में ना पड़ने से पहले उसे ही उस बांसुरी को अपने पास ले लेना है। इसकी मदद से वो लोगों को बचा पाएंगे, वरना क्या पता वो कितने लोगों को उससे मार दे। इस तरह की ताकतवर ट्रेजर के बारे में सुन के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे हैप्पी भी परेशान था, उनका स्टॉप अगला ही आ जाता है, इसलिए वो काफ़ी जल्दी में नीचे उतर जाते हैं। उनके पास काफ़ी सारा लगेज भी तो था। उसे नीचे उतारते हुए उन्हें टाइम तो लग जाता है, पर उतने में ही ट्रेन चल पड़ती है। फिर उन्हें याद आता है नेत्सु को तो वो लेना ही भूल गई। नेत्सु उसी ट्रेन में रह गया है, इसलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा भौचक्के हो जाते हैं। जहाँ पे ट्रेन के अंदर एक बंदा नेत्सु के पास जाता है। फेरी टेल का निशान देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नेत्सु के ऊपर, इसलिए उसे जगाने के लिए उसके मुंह पे लात रखता है। नेत्सु को गुस्सा आ जाता है, दोनों के बीच में फाइट होने ही वाली थी कि नेत्सु जो ट्रेन के अंदर था उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी इस तरह के ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर। अब ट्रेन जो कि चलती हुई जा रही थी वो एकदम से रुकती है, इसलिए उसके हाथ से एक बांसुरी नीचे गिर जाती है। ये वही बांसुरी थी जिसने के बारे में रेजर बात कर रही थी। ट्रेन रुक चुकी थी, इसलिए अब वहाँ पे नेत्सु जो था अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और उस बंदे को धोबी पर छाट पटकी दे मारता है। अब वहीं वो ट्रेन की वापस से चलने की अनाउंसमेंट होती है। अब वो ट्रेन चलने से पहले नेत्सु अपने लगेज को पैक करता है और वहाँ से कूद जाता है। कूदते ही वो पीछे जाके रेजर की गाड़ी पे टकराता है, क्योंकि वो भी उसका पीछा कर रहे थे। ग्रे के साथ टक्कर होती है, जहाँ पे कि नेत्सु के साथ उन्हें ये बात पता चलती है कि ट्रेन के अंदर उसे एक बांसुरी दिखी थी। बांसुरी का नाम सुनते ही रेजर गुस्से में उसके मुक्का मारती है कि आखिरकार उसने उसे क्यों नहीं रोका। वो अपनी गाड़ी को वापस से तैयार करती है और उसी ट्रेन का पीछा करने के लिए चली जाती है, क्योंकि उनके पास सही मौका है उस बांसुरी को अपने पास लाने का। रेजर बड़ी तेज में अपनी गाड़ी भगाती है, जहाँ पे बीच में नेत्सु की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि इस तरह की ऑफ राइडिंग तो इंडिया का लेके कोई विदेश का बंदा भी नहीं कर सकता था, जितना रेजर जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में है वो कर पा रही है। जहाँ पे वो बात करने लग जाती है कि उनका बहुत ज़रूर इसका इस्तेमाल करने वाला होगा। अब एक जगह पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स इकट्ठा थे। वो कहते हैं ट्रेन अब रुक चुकी है, इसलिए ट्रेन में से सभी लोगों को उतरना पड़ेगा। धीरे धीरे करके रेजर को सिटी से इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी, जहाँ पे कुछ पुलिस वालों को पीटने पे उसे और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है सिटी के अंदर। अब वो एक जगह के ऊपर आती है जो कि एक हेडक्वार्टर था, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि यहाँ पे शायद से उस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मिल जाएंगे जिनके पास वो बांसुरी है। वो जैसे ही उसके अंदर जाती है
वहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने पहले ही वहाँ के गार्ड्स को हरा दिया होता है, यानी कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। उनकी नज़र सामने जाती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे लोग खड़े थे जो कि एक अलग बंदे ने खुद के अपने फ़ायदे देखते हुए बनाई थी। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि सभी इमेजेस थे। वो बंदा जो कि उनका लीडर था वो कहता है, तुम सब लोग यहाँ पे आ तो चुके हो पर शायद से तुम जिंदा बच के नहीं निकलने वाले हो। नेत्सु भी बेहोश था। रेजर कहती है अगर तुम वो बांसुरी दे दो तो तुम शायद से जिंदा बच सकती हो, पर वो बंदा मना करता है। वो हवा में उड़ते हुए एक स्पीकर के ऊपर आके बैठ जाता है। वो कहता है अगर मैं यहाँ से बांसुरी बजाता हूँ तो इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बाहर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक एक करके मारे जाएंगे, क्योंकि उस बांसुरी के धुन जो कोई भी सुनता है वो मारा जाता है। इस तरह की बात तो सुन के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतने लोगों को मार के क्या करना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन सभी को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं, पर नेत्सु अपने विलेन की आवाज़ तो सुन के खड़ा हो जाता है। वो कहता है तो अच्छा, ट्रेन स्टेशन वाला यहाँ पे भी है। अब वो सिर्फ फाइट करने के लिए तैयार था। उनका लीडर कहता है तुम सभी लोग इन्हें रोको जब तक मैं अपना मिशन पूरा करता हूँ। ये कह के वो वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रे जो था वो कहता है अभी तक तो तुम बेहोश थे, पर रेजर कहती है अब हमें इन सभी को हराना पड़ेगा, अपनी लड़ाई तुम बाद में शुरू करना। इस तरह की बात सुन के नेत्सु कहता है अगर मैंने इन्हें हरा दिया तब रेजर मैं तुमसे फाइट करूंगा। वो दोनों उस लीडर का पीछा करते हैं जहाँ पे उसके छोटे छोटे मिनियंस जो थे वो वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं रेजर और लूसी से और हैप्पी से। वो दोनों उन सभी को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि रेजर जिसके पास एक स्वॉर्ड है वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप से उन सभी लोगों को एक एक करके हरा देती है। काफ़ी सारे लोग पहले ही हार चुके थे जो मैजिक लॉन्ग रेंज का अटैक कर रहे थे। उन्हें हराने के लिए वो अपनी पावर और बढ़ा लेती है और खुद के कवच का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे वेपन्स को स्विच करने लग जाती है बड़ी तेज़ स्पीड में। जैसे ही वो किसी को हराती वेपन स्विच, जैसे ही वो किसी को मारती अगेन वेपन स्विच। इस तरह की पावर देख के लूसी हैरान थी। लूसी जो थी वो हैप्पी से पूछती है, जहाँ पे हैप्पी बताता है कि ये अपने वेपन स्विच कर लेती है। इसने हर एक वेपन में मास्टरी पा रखी है, इसके लिए इसे स्विच करने में ज़्यादा आसानी होती है और इसी की ही इस तरह की पावर अपने अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा निहत्था बनाने में इसकी हेल्प करती है। लूसी भी अपनी मैजिक की का इस्तेमाल करती है। केकड़ासुर आ जाता है। केकड़ासुर सभी के गोटे काटते हुए वेपन्स को भी काट देता है। उन सभी के वेपन्स काटे जाते हैं और बाल भी। ये देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं, जहाँ पे कि अब रेजर कहती है अब तुम्हें एक ही बार में ख़त्म करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपनी सबसे यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। वो अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, खुद को एक बहुत ही बढ़िया मैका में बदल लेती है और वो कहती है तो अब तुम सब लोग खत्म हो जाओगे। काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स को समन करती है जो कि हवा में उड़ रही थी। अपने स्वॉर्ड्समैनशिप से वो सभी को हरा देती है। वहाँ पे अब कुछ ही लोग बचे हुए थे, जिसमें से एक बंदा जब लूसी के ऊपर अटैक करने जाता है रेजर उसे मार देती है। अब एक लास्ट बंदा जो कि मोटा था, मोटू वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। पैंट गीली कर लेना वो अच्छा है यहाँ पे मरने से। वहीं अब रेजर कहती है अब हमें यहाँ के लीडर को पकड़ना पड़ेगा वरना वो इन सभी को मार देगा। वो अपने स्पीकर से चिल्लाते हुए कहती है भाग जाओ अपने घर पे, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी इस तरह की चिल्लाने की आवाज़ सुन के हर कोई डर जाता है, कहता है इतनी गुस्सैल लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। सभी भग जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेन स्टेशन का एक बंदा वहाँ पे आता है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेत्सु और ग्रे जो थे अब वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे दो रास्ते थे। एक बंदा लेफ्ट की तरफ जाता है तो एक बंदा राइट की तरफ जाता है, जहाँ पे कि नेत्सु को एक जगह पे तो कोई भी नहीं दिखता है पर ग्रे के पास में एक बंदा अटैक करने के लिए आ जाता है। उसके हर एक अटैक को ग्रे बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है और वो अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे फ्रीज करने की कोशिश भी करता है, पर वो उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि वो भी बंदा शक्तिशाली था। वहीं पे ग्रे उससे उसका प्लान पूछता है पर वो बताने से मना कर देता है। क्यों मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊं, तुम आखिर कौन, मेरे बुआ के लड़के थोड़ी हो। उसकी इस तरह की बात को सुन के उसे गुस्सा आता है। वो कहता है काफ़ी सारे लोग मारे जा सकते, क्यों ना तुम मुझे अपना प्लान बता दो, पर वो मना करता है और वो कहता है कि अभी तो तुम उसे भूल ही जाओ क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर निकल चुका होगा और इस जगह को एक बवंडर ने घेर लिया है। इसकी बात सुन के वो हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे इस तरह का बवंडर ने इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को क्यों घेरा हुआ है। इस तरह की न्यूज़ ग्रे को जब पता चलती है कि यहाँ से एक दूसरी तरफ एक जगह जहाँ पे कि काफ़ी सारे बड़े बड़े ताकतवर मेजर्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे जाके उस बांसुरी को चलाने का इन लोगों का प्लान है और यहाँ पे इन लोगों को बस फंसाया जा रहा है एज आ पपेट की तरह। इसलिए ग्रे बड़ी ही जल्दी उस बंदे को हराने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। वो अब ऑल आउट पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है
वो रेजर के पास में जाता है, वो सारी न्यूज़ उसे बता देता है, जिसके ऊपर रेजर कहती है मैंने बाकी सभी मिनियंस को तो हरा दिया है, पर अब हमें केज को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि केज ही है जो कि इस बवंडर को तोड़ सकता है, जिसने कि इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को इस तरह के लॉक में यानी कि एक डोम में बंद किया हुआ है बवंडर के। केज को नेत्सु के ऊपर पूरा भरोसा था। वो कहती है कि अब हमें नेत्सु पे ही भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि नेत्सु ही उसके पीछे गया हुआ है। ग्रे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि नेत्सु अपना मिशन पूरा कर पाएगा। रेजर उसके बीच में भड़क हो जाती है, तो दूसरी तरफ नेत्सु को वही बंदा मिलता है जो कि ट्रेन के अंदर से मिला था, उसी का नाम केज है। अब वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि नेत्सु को शुरुआत में दिक्कतें आ रही होती है केज से फाइट करने में। केज जो था वो आसपास में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाता है शैडो में छिपते हुए। अब वो पीछे से आता है, जहाँ पे नेत्सु को वो कहता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तब मैं शायद से इस बवंडर को तोड़ने का तरीका मैं तुम्हें बता दूं। ये बात सुन के नेत्सु से हराने के लिए तैयार हो जाता है। नेत्सु कहता है तो तुम्हें अपनी डील पूरी करनी पड़ेगी, जिस पे केज मान जाता है। दोनों के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे नेत्सु शुरुआत से ही ऑल आउट पावर का इस्तेमाल करता है, तो दूसरी तरफ केज जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और सबसे सेकंड पावरफुल पर्सन था एज अ रैंकिंग में, वो उससे फाइट करने के लिए पूरा तैयार था। नेत्सु कहता है मुझे लगता नहीं तुम बच पाओगे। दोनों अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। नेत्सु उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था जो कि शैडोज के बने हुए थे। शैडोज की काफ़ी सारी स्ट्रिंग उसके आसपास तो आती है, पर उसके अटैक को डॉज बड़े ही आसानी से हमारा नेत्सु करने लग जाता है। नेत्सु अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, काफ़ी सारी हीट का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके उस केज को हरा देता है। केज जब एक दीवार से भिड़ा हुआ था, वो हार मानने की अपनी पूरी कोशिश करता है और कहता है मत मारो मुझे, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। नेत्सु कहता है अच्छा अच्छा, अब तुम मुझे सारी चीज़ बताओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर रेजर सही समय पे आ जाती है। रेजर कहती है जल्दी सी बताओ हम इस बवंडर के डोम को कैसे तोड़ें। उसकी ये बात सुन के केज अपने मुंह से चंद शब्द निकालने ही वाला था इस केज को तोड़ने से लेके कैसे इस ग्रुप के लीडर को हराने का, पर उससे पहले ही उसकी छाती के आर पार एक बंदा अपना हाथ कर देता है, यानी कि एक तरीके से उसने केज को हरा दिया होता है। पर ये एक तरीके का सिर्फ ट्रैप था, उसने हकीकत में केज को नहीं मारा था, वो सिर्फ उसके आर पार हाथ करने का दिखावा था। रेजर को अब केज को बचाने की तकलीफ होने लगती है कि अगर ये मर गया तो वो उसे कैसे बचा पाएंगे, यानी कि बाकी मैजिशियंस को। मोटू को तो एक बहुत बड़ा मुक्का पड़ता है नेत्सु की तरफ से। नेत्सु भी जो था वो केज के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लग जाता है, क्योंकि केज के साथ उसका एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था। रेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि अब वो अब इसे नहीं बचा पाई, अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे और उन मेजिस को बचाएंगे। ग्रे कहता है हम ये तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हमें शायद से भूल जाना चाहिए उन लोगों को बचाना। ग्रे काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक बातें करने लग जाता है। इसी वजह से वहाँ पे चूंकि हमारा मेन कैरेक्टर नेत्सु जो था वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, अपने फायर पंच काफ़ी ज़्यादा उस टोर्नेडो डोम पे मारने लग जाता है जो कि चारों तरफ ने घिरे हुए था। बार बार अटैक करने पे भी सारा का सारा लैशबैक उसे ही मिलता जा रहा था। जितने अटैक वो सामने करता उतने ही अटैक उसके ऊपर हो रहे थे उस एनर्जी के ग्रेशन की वजह से। अब वहाँ पे नेत्सु की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब वो लास्ट पंच मारने ही वाला था, लूसी बीच में आ जाती उसे रोकने की कोशिश करती है, पर नेत्सु तब भी उसकी बात नहीं मानता है और वो अपना पंच करने के लिए जाता ही कि तभी उसे एक बात याद आती है, जहाँ पे कि उसने उस सर्वेंट को बुलाया था। वो सर्वेंट आखिरकार वहाँ पे आई कैसे, वो अपनी जगह एकदम से बदलती थी। लूसी से बता दी वो तो कीज की मदद थे सा, अब हमारे पास कीज तो है नहीं उसे बुलाने के लिए, तो ये कैसे हो सकता है। जिसपे नेत्सु से कहता है तुम ये मत भूलो कि जैसे ही हमने वो मिशन पास किया था मैंने उसे अपना ही सर्वेंट बना लिया था। उसे एक मास्टर की तलाश थी पर उसे कोई मास्टर नहीं मिलता, इसलिए उसने अपने पुराने मास्टर को छोड़ के मुझे अपना नया मास्टर बना लिया। हैप्पी उसे वो की दिखाता है और वो की दिखाते हुए वो उसे वहाँ पे समन करते हैं। जैसे ही वह वहाँ पे उसे समन करते हैं कि वहाँ पे एक सुंदर सी मेड आ जाती है। उसे देख के लूसी हैरान थी। लूसी कहती है अरे वो तो एक बदसूरत मोटी और भद्दे लड़की थी, ये आखिरकार इतनी सुंदर कैसे बन सकती है। जिसके ऊपर हैप्पी बताता है कि ये जो सर्वेंट है ये अपने मालिक के हिसाब से रूप बदलती है। उस बंदे को बदसूरत लड़कियाँ पसंद थी इसलिए वो वैसी बन गई। लूसी इस बात पे अपनी हाथ जताते हुए कहती है अच्छा तो ये ऐसे होता है, मैं समझ गई। अब नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा करते हुए दूसरी तरफ वो लोग आ जाते हैं। वो लोग अब उस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कि केज अभी भी बेहोश था, वो नहीं जाग रहा था। नेत्सु अब एकदम से ही हैप्पी को अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ के जाने के लिए कहता है और वो उसे अब उसी बंदे के साथ टकरा देते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस था। नेत्सु के हाथ में अब हैप्पी अपनी सारी दम तोड़ देता है, यानी कि एक तरीके से वो सोने जा रहा है। वो वाला दम नहीं जो तुम सोच रहे हो। वो बॉस कहता है तुम में कुछ तो बात है,
ये कहने के बाद वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, पर दूसरी तरफ नेत्सु अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ट्रेन को तोड़ने लग जाता है। आसपास की जगह को तोड़ने पे वो हल्की बहुत उसका डिसबैलेंस होता है, इसलिए उसे हवा में जाना पड़ता है। नेत्सु अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर मैजिक का इस्तेमाल तो करता है, पर बॉस जो था वो अपने स्पीयर और साइट की मदद से उसे अपने हराने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है, बच्चे तुम्हें शायद से वो बात नहीं है जो कि तुम्हें होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और नेत्सु को नीचे गिरा देता है, पर नेत्सु कहता है अगर मैं नीचे गिर भी जाऊंगा तब मुझे बचा लिया जाएगा। उसे ये लग रहा होता है कि हैप्पी उसे बचा लेगा, पर हैप्पी की ताकत पहले इस्तेमाल हो चुकी थी, उसे नहीं बचा पाता है। इसलिए नेत्सु के सर के ऊपर कुछ अंडे उग जाते हैं, नीचे तो उगे ही हुए थे। अब वहीं दूसरी तरफ उसे उसी बच्चे की याद आने लग जाती है जिसके फादर को बचा के लेके आया था फायर को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। इसलिए वो उस फायर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है और उसकी मदद से वो वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा हैरान था, वो कहता है तुम्हें कुछ तो बात है। वहीं दूसरी तरफ नेत्सु जो था अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक तो करता है, पर वो उसे अपनी फिंगर से रोक लेता है। वो कहता है, बच्चे अब लगता है मुझे तुम्हें सच में जान से मारना पड़ेगा, शुरुआत में तो मैंने तुम्हें छोड़ने की सोची थी। ये कहने के बाद में वो वहाँ पे वापस एक स्टॉर्म को वापस से समन करता है और उसे एक जायंट बंदे में बदल देता है, पर नेत्सु अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर उसके उस अटैक को आराम से नलीफाई कर देता है। जहाँ पे कि साइड वाला बंदा कहता है, तो मुझे लगता है कि तुम इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाले हो। वो अपने फुल पावर के इस्तेमाल करने की बात करने लग जाता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैशेस फेंकता तो है, पर नेत्सु से डॉज करते हुए अपने फायर मैजिक पंचेस का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर और वो उसके ऊपर एक पंच दे मारता है। वो पंच सच में उसके लग जाता है, इसलिए वो साइड वाला बंदा थोड़ा पीछे चला जाता है। वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। ये कहने के बाद टोर्नेडो स्पीड का इस्तेमाल होता है, नेत्सु पीछे जाता है। नेत्सु ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब वो हार मान चुका है, वो खड़ा नहीं हो रहा था हैप्पी के बार बार कहने से। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा कहता है, तुम्हें मारने के बाद मैं बाकी लोगों को भी मारूंगा, बाकी लोगों को मारूंगा। इस तरह की बात को सुन के नेत्सु को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बात उसने आखिरकार कैसे कह दी, इसलिए वो वापस खड़ा होता है। पर हकीकत तो ये थी कि नेत्सु को उसे हराना था, तभी उसे पैसे मिलेंगे, वरना वो भूखा मर जाएगा। इस तरह वो उस वापस से खड़ा होता है, उससे फाइट करने के लिए वो तैयार होता है। दूसरी तरफ वो बंदा हैरान था, वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पावरफुल अटैक से बच जाओगे। नेत्सु अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी और घी डाल देता है उस आग के अंदर। वो कहता है अगर ग्रे यहाँ पे होता तो शायद से वो इसे 1 ही मिनट में हरा भी देता। ये बात तो सुन के नेत्सु की अब और भी ज़्यादा चार हो जाती है। वो कहता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने के लिए, मैं भी इसे हरा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 सूरज हो जाते हैं, जो कि एक आसमान में है और एक नीचे पटरियों के ऊपर, यानी कि हमारा नेत्सु की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उस बॉस की तो फट के 4 हो जाती है। वो एक ही वार में मारा जाता है। वो नीचे पड़ चुका था, ज़मीन के अंदर आधा घुसा हुआ था। वो वहाँ पे उसे हराने के बाद में रेजर की एंट्री वहाँ पे हो जाती है। वो ये देख के हैरान थे कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को हरा दिया है। केज भी जिंदा बचा था। केज जो था उसकी नज़र अपने बॉस पे जाती है, जो कि अब वहाँ पे हार चुका है। रेजर काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि नेत्सु ने एक बहुत अच्छा काम किया। ग्रे की अब उसकी लड़ाई होने लग जाती है कि इसे तो मैं भी हरा सकता था। रेजर उन सभी को अपना मिशन पूरा करने पे बधाई देती है, पर उन्हें क्या पता था वहाँ पे उस बॉस के पास में जो बांसुरी होनी चाहिए थी वो बांसुरी उसके पास नहीं है। इसका मतलब कि केज वहाँ से वो बांसुरी लेके पहले ही भाग चुका है। वो उन मेजिस को मारने के लिए गया है। वो सभी लोग हैरान हो जाते कि जो अभी तक खड़ा नहीं हो रहा था वो बांसुरी लेके भाग गया। वहीं दूसरी तरफ केज जब बांसुरी बचाने मीटिंग रूम पे पहुंचता है, वहाँ पे पहले ही जैक बैठा हुआ था। जैक जो था उसे कहता है ये बांसुरी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों ना तुम इसे बजाओ। ये बात तो सुन के केज खुद भी हैरान था। वो कहता है कि आखिरकार ये मुझे खुद बांसुरी बजाने के लिए क्यों कह रहा है। वो अब उसे अपनी बातों में मैनिपुलेट करने लग जाता है। केज जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा था। दूर खड़ा हमारा नेत्सु और बाकी के लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मेजिस आ चुके थे। जैक कहता है इस बांसुरी को तो तुम बजा रहे हो, पर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पता है ना। जिसके ऊपर केस समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है और उस बांसुरी को नीचे फेंक देता है। पर वो बांसुरी अपने आप काम करती है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब वो मॉन्स्टर में तो बदल चुकी थी। इतना बड़ा मॉन्स्टर देख के वहाँ पे खड़ी हुई पहले से एक आर्मी, जो कि इस राज्य की आर्मी थी, वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर वो बांसुरी जो थी उन्हीं के सामने एक पूरे पहाड़ को मिट्टी में मिला देती है। ये देख के वो आर्मी बिल्कुल चुपचाप वहाँ से खसक लेती है, क्योंकि अगर उन्होंने इससे फाइट की तो उनका भी हाल यही हो जाएगा।
रेजल उसे फाइट करने के लिए तैयार थी, जहाँ पे नेत्सु और ग्रे भी उसका साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। वो रेजल का साथ देना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैसा इसका भी मिलने वाला है। लूसी ये देख के खुश थी। वो तीनों मिलके उसके ऊपर एक एक करके अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो बांसुरी मॉन्स्टर जो था वो उनके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए उनके अटैक को आराम से अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा था। उसे अपने डिफेंस पावर पे भरोसा था क्योंकि वो मरेगा नहीं। वो ऐसा ही करता है। उनके टुच्चे टुच्चे अटैक देख के उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक एस्टिमेट मॉन्स्टर के ऊपर इस तरह के हमले कर रहे हो। ये कहने के बाद में वो उन सभी को एक ही बार में ख़त्म करना चाहता था। वो बांसुरी बजाने की कोशिश तो करता है, पर उनके अटैक से जो उसके बॉडी के अंदर जितने भी छेद हुए हैं वहाँ से वो सारा का सारा साउंड निकल जाता है, यानी कि बांसुरी नहीं बजी थी। इसका मतलब कि उनके अटैक काम कर गए। मॉन्स्टर के अंदर इतने छेद हो गए कि वो बांसुरी भी नहीं बजा सकता था। इसीलिए वहाँ पे मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के लिए बीच में ग्रे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेजल और नेत्सु उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे बीच में से आधा काट डालते हैं। जैसे ही उसे काट डालते हैं, सबसे ऊपर नेत्सु जाता है और उसके सर पे अटैक करता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। इस प्रकार उन तीनों ने मिलकर मॉन्स्टर को और ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को दोनों को हरा दिया था। सारे मेजिस उनकी इस तरह की ताकत को देख के खुश थे। वो उन्हें सम्मान भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही गिल्ड के पास में आते हैं और वहीं दूसरी तरफ नेत्सु जो था वो रेजल से फाइट करना चाहता था। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है बीच रोड पे। सभी मेजिस घेर लेते हैं जो कि फेरी टेल गिल्ड के थे, वरना फेरी टेल गिल्ड की सिटी के थे। वो सभी लोग अब सट्टा लगाने लग जाते हैं, लाल या नीला, यानी कि नेत्सु जीतेगा या रेजल जीतेगी। वहीं नेत्सु ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी इस पूरे साल में रेजल को हराने के लिए। वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, पर दूसरी तरफ नेत्सु ने भी इस पूरे साल के अंदर एक ऐसी ड्रेस सीली थी जिसकी मदद से वो नेत्सु की फायर मैजिक को बड़े ही आसानी से रोक सके। वो उस ड्रेस को वियर कर लेती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू ही होने वाली थी कि वहाँ पे लूसी भी आ जाती है। लूसी उन्हें रोकना तो चाहती थी, पर नेत्सु को कौन रोक सकता है जो कि 5 रुपए में बॉडी बनाने के सपने देखता है। वो अब फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे रेजर को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर एट दी एंड वो नेत्सु के सारे अटैक को डॉज बड़े ही आसानी से कर लेती है। एक्सपीरियंस साथ में ब्रेन दोनों उसके पास थे, पर तभी वहाँ पे फ्रॉग आके कहता है कि रेजर को सजा होती है क्योंकि उसने ट्रेन स्टेशन तोड़ा, उसने एक सिटी को तोड़ा और एक पूरे के पूरे पहाड़ को उसने तोड़ दिया उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए। इसी वजह से उसे ये सज़ा मिलती है। पर उसके जितने अच्छे कर्म थे ये देखते हुए उसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी गई है, फिर भी उसे सज़ा मिलेगी। ये खुद मैजिक एसोसिएशन का फैसला है। मैजिक एसोसिएशन का फैसला कोई नहीं ठुकरा सकता था, इसलिए गिल्ड के अंदर एक मातम सा बनने लग जाता है, जहाँ पे नेत्सु वहाँ पे रेजल को बचाना चाहता था। कोई उसके साथ दे या ना दे, वो रेजल जैसी ड्रेस पहन के मैजिक एसोसिएशन में चला जाता है, जहाँ पे कि रेजल खड़ी थी और वहाँ पे एस्टिमेटेड गेस्ट खड़े थे जो कि मैजिक एसोसिएशन के थे। वो कहता है मैं ही रेजल हूँ, मैंने ही तहलका मचाया था, इसलिए अब दोनों को ही जेल हो जाती है। रेजल कहती है तुम्हें इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, मेरा जैसा भेष बना के आने की। ये सिर्फ एक डरचा रचाया नाटक था जिसकी मदद से लोगों को लगे कि अभी भी मैजिक एसोसिएशन एक ताकतवर एसोसिएशन है जो कि लोगों के साथ न्याय करती है, पर तुमने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। नेत्सु उदास हो जाता, उसे अपनी गलती पता थी, पर दूसरी तरफ रेजर उसका शुक्रिया अदा करती है कि आखिरकार उसने ये तो किया। बाकी लोग हाथ पे हाथ धरे हुए थे। पर दूसरी तरफ गिल्ड के अंदर जब वहाँ पे रेजर आती है, नेत्सु से फाइट करने के लिए कहता है, पर रेजर उसे मना कर देती है, वो उससे फाइट नहीं करेगी, वो थकी हुई है। पर नेत्सु नहीं मानता है। नेत्सु कहता है मैं तो तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वापस उसके ऊपर अपना फायर मैजिक अटैक लेके जाता तो है। रेजर उसका एक पाँव पीछे करके उसके अटैक को डॉज कर जिससे बेहोश कर देती है। मारिया सभी लोग हंसने लग जाते। जैक कहता है वो यहाँ पे आ चुका है। फिर एक एक करके जितने फेरी टेल गिल्ड में बंदे थे वो बेहोश होने लग जाते हैं। वहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक हुड पहना हुआ बंदा आता है जो कि जैक के सामने से निकलता है। जैक बेहोश नहीं हुआ था क्योंकि वो एक ताकतवर पर्सन था। वो बंदा एक क्वेस्ट लेके वहाँ से निकल जाता है। लूसी हैरान थी कि आखिरकार अभी क्या हुआ, सभी लोग बेहोश क्यों थे। मारी लूसी को बताती है कि वो टॉप 3 पावरफुल बंदों में से एक था। उसके यहाँ पे आते ही सभी लोग बेहोश हो जाते। उसकी शक्ल आज तक सिर्फ 2 ही लोगों ने देखी है, जो कि एक 2nd फ्लोर पे बैठा हुआ बंदा है, तो दूसरा इस गिल्ड के जो मास्टर है वो। अब जो 2nd फ्लोर पे बैठा हुआ बंदा था
जिसे कि हम बोल्ट कहेंगे। बोल्ट जो था, अब नेत्सु जो है वो अब बोल्ट को चैलेंज करने लग जाता है फाइट में, पर बोल्ट उसे फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो जब रेजर को ही नहीं हरा पाया तब वो बोल्ट को कैसे हरा पाएगा। नेत्सु इस बात से गुस्सा होकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो उसे हराने के लिए पूरा तैयार था, पर जैक द मास्टर उसे अपने एक हाथ को बढ़ा करके बड़े ही आसानी से रोक देते हैं एज अ लूफी। वहीं लूसी जो थी वो मारी से पूछती है कि आखिरकार सेकंड फ्लोर पे है क्या, जिसके ऊपर मारी उसे बताती है सेकंड फ्लोर पे ताकतवर लोगों का रेजिडेंस है। वहाँ पे ताकतवर क्वेस्ट ही लगाए जाते हैं गिल्ड के द्वारा, जो कि एस रैंक के होते हैं, जो कि ताकतवर मैजिशियन ही पूरा कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 4 ही ताकतवर मैजिशियन हैं, जिसके अंदर हमारे मास्टर है, दूसरा बोल्ट है, तीसरी रेजल है और चौथा हुडेड मैन है। यही 4 वो मिशंस को पूरा कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। लूसी अब अपने घर जाती है, जहाँ पे वो नेत्सु को अपने बेड पे ट्रेनिंग करता हुआ देखते। उसके पसीने से उसका पूरा बेड भीग चुका था। वो गुस्से में उसके लात मारती है, जहाँ पे नेत्सु अब नीचे भी अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे एक मिशन दिखाता है जो कि एक ऐसे रैंक का था। वो कहते कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे मिला, जिसपे हैप्पी बताता है अरे अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बस मैं ऊपर चुपके से गया और इसे चुरा के लेके आ गया। ये बात जान के नेत्सु कहता है तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, अगर पैसे की जरूरत है तो हमारे साथ ये मिशन पूरा करो, वरना तुम अपने इस बेकार से भद्दे कमरे में सड़ो। ये बात तो सुन के लूसी थोड़ी देर के लिए परेशान तो थी, पर वो मिशन पूरा करके पैसा पाना चाहती थी, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे पैसे लिखे हुए हैं। साथ में वहाँ पे उसे एक फ्री की भी मिलेगी, जो कि एक ताकतवर मेज को समन कर सकती है। ये बात तो जान के लूसी उसके साथ इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वो निकल पड़ते हैं अपने इस जर्नी के लिए, जहाँ पे कि अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे गिल्ड के अंदर ये बात फैल जाती है कि नेत्सु एक एस रैंक के मिशन के लिए निकल चुका है। उसने ये मिशन चुराया है। जैक द मास्टर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने ताकतवर पर्सन्स को यहाँ पे बुलाते हैं। वो बोल्ट को कहते हैं क्यों ना बोल्ट तुम जाओ और नेत्सु को बचा के लेके आओ। बोल्ट कहता है मेरे को उस बच्चे के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे बचाने क्यों जाऊँगा। उसकी ये बात सुन के जैक द मास्टर को गुस्सा आता है, पर दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रे अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं उसे बचा के ले आऊँगा, वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं मरने दे सकता हूँ। जैक मास्टर भी हैरान थे। दूसरी तरफ एक जहाज के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो एक सिटी के अंदर में पहुँच जाते हैं। सिटी में कुछ देर घूमने के बाद में वो जैसे जैसे अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो सिटी के कोने पे पहुँचते जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो पहुँचते हैं उन्हें एक बात पता चलती है, जो उन्हें मिशन मिला है वो एक आइलैंड पे जाके पूरा करना है। वो एक कर्स्ड आइलैंड है। वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें अब एक बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि उन्हें उस सिटी के एक किनारे पे मिल जाती है। पर जैसे ही वो उस बोट के ऊपर चढ़ रहे थे, वहाँ पे हमारे सेकंड हीरो यानी कि ग्रे की एंट्री होती है। वो भी वहाँ पे आ चुका था। वो उन्हें वापस ले जाने नहीं, बल्कि उनके साथ ये मिशन पूरा करने के लिए आया था, क्योंकि अगर वो इन्हें वापस ले जाता है तब वो भी ताकतवर नहीं बन पाएगा, जहाँ पे नेत्सु उस मिशन को पूरा करके ताकतवर बन सकता था। इसलिए वो उन दोनों के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। बोट वाला बंदा कहता है अगर नहीं चलना है तो पीछे हट जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ और देर रुका तब बाकी सवारी निकल जाएंगी मेरे हाथों से। ये बात सुन के नेत्सु से बेहोश कर देता है ग्रे को और उसे बांध के अपने साथ पटक के ले जाते हैं। और वहीं पे वो आदमी बताता है कि वो आइलैंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें वहाँ पे बच के रहना पड़ेगा, कहीं तुम भी उसका इसके अंदर ना फंस जाओ। लूसी उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो पर्सन अपना हाथ दिखाता है जो कि एक शैतान का था। शैतान का हाथ देख के वो घबरा जाते हैं, पर वैसे ही जैसे उनकी नज़र एक टापू पे पड़ती है, वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। उस बंदे को गायब पाके लूसी हैरान थी, बोट से लाने वाला कहाँ गायब हो गया। पर वो बोट धीरे धीरे करके सामने जाने लग जाती है। टापू के पास में एक लहर उन्हें डुबा देती है पानी में, और जब उनकी आंखें खुलती है वो अगले दिन खुद को टापू पे पाते हैं। टापू पे पाके वो सभी लोग खुश थे। वो कहते हैं अच्छा है, हम टापू पे पहुंच गए, ये तो काफ़ी जल्दी पहुंच गए। वहीं लूसी कहती है हमें इस टापू पे एक आदिवासी ग्रुप के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग हमें मिशन का अवार्ड देंगे। वहीं ग्रे जो था वो भी उनके साथ चलने की बात करने लग जाता है। नेत्सु कहता है तुम तो मुझे लेने आए थे, पर क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पे ग्रे कहता है वो मेरा प्लान नहीं था, मैं तो तुम्हारे साथ ये मिशन पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी फिर एक ताकतवर मेज बन जाऊंगा। जहाँ पे नेत्सु अकेला जो एक ताकतवर मेज बनने की प्लानिंग कर रहा था, उसी तरह ग्रे भी एक ताकतवर मेज बन सकता है। वो उस आदिवासी ग्रुप के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं हम फेरी टेल ग्रुप से हैं। फेरी टेल, जहाँ पे वो पर्सन कहते हैं हमें सबूत दिखाओ सबूत, हमने तो नहीं सुना है कि फेरी टेल ग्रुप के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। जिस पे कि लूसी कहती है अच्छा ठीक है, जिसके बाद वो अपना साइन उनको दिखा देते हैं। उन्हें एंट्री मिल जाती है। सिटी का जो लीडर था वो वहाँ पे आता है।
आदिवासियों का लीडर कहता है अगर तुम यहाँ पे आए हो। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को अपने ऊपर से कपड़े हटाने के लिए कहता है। हर किसी का एक न एक हिस्सा एक शैतान का हिस्सा था। ये चीज़ देखने के बाद वो तीनों लोग हैरान थे। वो कहते कि आखिरकार ये कैसे हो गया। जिसके ऊपर वो बंदा बताता है कि मेरा एक बेटा भी था, उसका भी हाथ शैतान का था। फिर लूसी को याद आता है अच्छा तो बोट पे लाने वाला बंदा इस लीडर का ही बेटा था। जिसके ऊपर लीडर से ग्रे पूछता है कि आखिरकार ये कब से होना शुरू हुआ। जिसके बाद लीडर बताता है ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, ये कुछ महीने पुरानी ही बात है जब आसमान के अंदर अचानक से एक पर्पल कलर का चांद निकला। वो रोजाना के चांद से काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो जैसे ही पर्पल रंग में बदला वो सभी लोग शैतान में बदल गए। ऐसा ही फिनोमिना वहाँ पे वापस से होता है, वो सभी लोग फुल मॉन्स्टर के अंदर बदल जाते हैं। इस तरह का सिनेरियो देख के नेत्सु, लूसी, ग्रे तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहाँ पे लीडर कहता है ये हमारा असली रूप नहीं है, तुम्हें पता है हम इंसान बनना चाहते हैं पर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम उतने ताकतवर नहीं हैं जिससे कि हम इस ताकतवर चांद को हरा सकें। इसलिए इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमने सुना है कि फेरी टेल गिल्ड के मेजिस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। ये देखो ये मेरा बेटा है, ये भी मुझसे जुदा हो चुका है। मैं इसे पाना चाहता हूँ पर मैं शैतान बना हुआ हूँ, मैं इससे मिल भी नहीं सकता हूँ। लूसी को पता था कि ये भी शैतान बना हुआ है। वहीं दूसरी बात ये उसे ये बातें नहीं बताती हैं कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। जहाँ पे लीडर झुक के उनसे कहता है तुम हमारे लिए इस चांद को क्यों ना नष्ट कर दो। ये बात सुन के वो हैरान थे कि चांद को नष्ट कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है। पर नेत्सु तो तैयार हो चुका था उस चांद को नष्ट करने के लिए। उन्हें फ्री का खाना और फ्री का रहने को यहाँ पे मिल जाता है कुछ समय के लिए, जब तक कि उनका कर्ज दूर नहीं हो जाता है। ग्रे, लूसी, नेत्सु अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं। एक दो दिन वो कुछ भी काम नहीं करते हैं पर एक दो दिन बाद वो जंगल के अंदर घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते वो लोग आसपास देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ सुराग मिल जाए उस कर्ज से रिलेटेड। वहीं लूसी के सामने उसे दिखाई पड़ता है एक बहुत बड़ा चूहा जो कि उन्हीं की ही तरफ बढ़ रहा था। उसे तो देख के उन सभी की फटके चार हो जाती है, इतना बड़ा साया उनका पीछे क्या कर रहा है। पर जब वो ध्यान से देखते हुए एक चूहा निकलता है। जहाँ पे ग्रे अपने आइस मैजिक से उसके अटैक को रोकता है। नेत्सु अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है पर वो नाकामयाब होते क्योंकि वो उनके ऊपर एक फ्लूइड घेर देता है। पर वहाँ पे ग्रे का दिमाग काम करता है, वो लोग उसे नीचे पटक देते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। फिर उन्हें टेम्पल ऑफ मून दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड के ऊपर था। वहाँ पे लूसी जाने की बात करने लग जाती पर नेत्सु और ग्रे तो चूहे के पीछे ही पड़ चुके थे। पर वो टेम्पल में जाते हैं जहाँ पे चांद जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। वो स्ट्रक्चर देख के सिर्फ लूसी का ही दिमाग चलता है इस कर्ज से रिलेटेड बातें। पर दूसरी तरफ नेत्सु जो कि बद दिमाग बंदा था वो अपना पाँव हर जगह मारने लग जाता है। इसी वजह से एक गड्ढे में गिर जाता है। अब वो गड्ढे के अंदर सभी लोगों को गिरा चुका था, इसलिए वो दूसरी तरफ जाने लग जाता है जहाँ से एक रास्ता निकल रहा था। जब उसका पीछा करते हैं एक बर्फ से ढका एक शैतान उन्हें सामने दिखाई पड़ता है। वो शैतान जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था उसे तो देख के ग्रे के पसीने छूट जाते हैं। वहीं नेत्सु भी कहता है इसे मैं आज़ाद करके इसे मार दूंगा पर ग्रे मना करता है क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारने में उसी के ही मास्टर का हाथ है। वो उसे मार भी नहीं पाए थे, वो सिर्फ उसे कैद कर पाए थे। पर तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं जो कि वहाँ पे निगरानी रख रहे थे। पर तभी उन दोनों का एक और लीडर वहाँ पे आता है जो कि एक लड़की होती है। वो कहती है यहाँ पे घुसपैठिए आए हैं, तुम जाओ उन्हें ठिकाने लगा दो। उसकी बात सुन के वो दोनों उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे कि लीडर भी उनके साथ में वहाँ से निकल जाता है। वहीं नेत्सु जो था उस मॉन्स्टर को मारना चाहता था। वो कहता इन तीनों के यहाँ से निकल जाने के बाद मैं इन्हें मार दूंगा। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि ग्रे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस मॉन्स्टर को मारते हुए मेरे मास्टर भी मारे गए थे। इस मॉन्स्टर ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। मैं तुम्हें इसे आज़ाद वापस से नहीं करने दे सकता हूँ वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात बन जाएगी। वो अब नेत्सु के ऊपर एक मुक्का भी मारता है और कहता है नादानी करने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लीग से बाहर की बातें हैं, हम इसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्रे जो कि उसी की तरह नादानी जैसी हरकत ही करता था वो थोड़ा सीरियस लग रहा था, इसलिए नेत्सु उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग थोड़ा इंतजार करते हैं क्योंकि इसका और चांद का शायद से कोई कनेक्शन हो सकता है। नेत्सु वहीं सो जाता है तो दूसरी तरफ लूसी अपने एक मेज को बुलाती है और वो तीनों भी सो जाते हैं, यानी कि हैप्पी, ग्रे और लूसी। और वहीं पे वो लोग अब इंतज़ार करने लग जाते हैं वहाँ पे ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एक पर्पल लाइट उस शैतान के ऊपर पड़ती है और उसके ऊपर से आइस थोड़ी थोड़ी करके पिघलने लग जाती है।
इस तरह की चीज़ होते हुए देख के ग्रे कहता है कि आखिरकार ये कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे। वो जब बाहर देखता है तब उसे काफ़ी सारे इमेजेस दिखाई पड़ते हैं जो कि चांद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को आज़ाद करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर वो उन्हें नहीं रोक सकता था क्योंकि वो काफ़ी सारे इमेजेस थे। अगर उन्हें रोकने गया तो वो फंस जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ बंदे घुसपैठियों की बात कर रहे थे, जो कि बात ये ग्रे को याद थी। अगर वो बाहर गए तब वो उनके हाथों मारे भी जा सकते हैं। और वहाँ पे एक और बंदा था जो कि देखने में ताकतवर लग रहा था। वो कोई भी ऐसे ही कदम बिना सोचे समझे नहीं उठा सकते हैं। पर दूसरी तरफ हमारा मेन हीरो यानी कि नेत्सु जब घुसपैठिया शब्द सुनता है वो बड़े ही गुस्से में कहता है, ओए तेरी हिम्मत कैसे है मुझे घुसपैठिया कहने की, ये देख तेरे आगे घुसपैठिया खड़ा है। उसकी इस तरह की बात जो कि चिल्लाते हुए नेत्सु कह रहा था उनका लीडर सुन लेता है। वो कहता है, जाओ उस घुसपैठिए को पकड़ो जो कि एक फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। ये ज़रूर हमारी बातें लीक कर सकता है बाकी लोगों तक। ये बात सुन के उसे पकड़ने के लिए वो लोग जाते हैं, पर लग नहीं रहा था उनकी टैक्टिक काम आने वाली है क्योंकि उससे पहले ही ग्रे, नेत्सु और लूसी वहाँ से भागने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पर मेजिस के वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। वहाँ पे हमें 2 आइस मैजिक एलिमेंट यूज़र को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये दोनों पहले अपने ही मास्टर के डिसिपल रह चुके हैं और इस मॉन्स्टर से फाइट करते दौरान उनकी मास्टर की डेथ हो गई थी। ये बात ग्रे को जब पता चलती है जब वो सामने वाले बंदे के मास्क को उसके चेहरे से हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी जो था वो लूसी को लेके यहाँ से निकल जाता है गांव की तरफ, क्योंकि गांव पे वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे क्योंकि गांव के लोगों की वजह से वो मॉन्स्टर को आज़ाद नहीं करा पा रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ ग्रे और उसके मास्टर का दूसरा डिसिपल वहाँ पे फाइट कर रहे थे। वहीं नेत्सु जो था खुद को उस बर्फ से आज़ाद करने की कोशिश तो करता है पर वो नहीं कामयाब होता है, इसलिए वो उसी तरीके से ही जाने लग जाता है एक कछुए की तरह, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। वहीं अब हमें दिखाया जाता है ग्रे को और उसी लीडर को, दोनों आपस में बात कर रहे थे, जो कि दोनों ही पहले एक ही मास्टर के डिसिपल रह चुके थे। दोनों ही पावरफुल थे पर उन दोनों की ही वजह से और उस मॉन्स्टर की वजह से उसके मास्टर की डेथ हुई है। वहीं पे वो बंदा कहता है, मैं उस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, उसी के बाद मैं अपनी मास्टर की मौत का बदला ले सकता हूँ। ये बात तो सुन के ग्रे उसे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर भी मारे गए थे। अगर तुमने उसे आज़ाद कर दिया और अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तब बाकी के लोग भी मारे जा सकते हैं। पर उससे उस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और उसे हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अब ग्रे के पास भी कोई और चारा नहीं बचता है उसे हराने के बजाय। इसलिए अब दोनों के बीच में ऑनलॉक्ड फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे ग्रे उसके ऊपर अब भारी पड़ने लग जाता है। वहाँ से बाकी के मेजेस भाग जाते हैं। अपना दूसरा स्टूडेंट कहता है, तुम कब तक ऐसी नादानियाँ करोगे, तुम्हें मेरे साथ मिल जाना चाहिए, हम दोनों मिलके उसे हरा सकते हैं। जिसके ऊपर ग्रे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलने वाला हूँ। और उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है जहाँ पे कि आइस ड्रैगन का दोनों ही इस्तेमाल कर रहे थे। पर ग्रे हमें ज़्यादा इंजर्ड इस फाइट के अंदर दिखाई देता हुआ दिख रहा था। उन दोनों की फाइट अब एक बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो जाती है जहाँ पे दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी धीरे धीरे करके आज़ाद हो रहा था। अब हमें हमारी रेड हेयर बैडी को दिखाया जाता है जो कि नेत्सु को बचाने के लिए जहाज पे निकल पड़ती है कर्स आइलैंड पे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो के ऊपर 7 के लाइक का टारगेट याद से जरूर पूरा कर देना।